हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री को देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th का हिस्ट्री में हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर है जो कि है प्रारंभिक समाज, उस प्रारंभिक समाज को देखेंगे। मतलब देखने का अर्थ ये है कि पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब ये नहीं निकालना है कि सिर्फ देखकर छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोगों का पहला चैप्टर जो कि है समय की शुरुआत से, तो समय की शुरुआत से जो अध्याय है उसको हम लोग देखेंगे। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप दे रहा है एग्ज़ाम में, तो इसी के कारण मैंने ये जो भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट लाइन निकला है, ठीक है, या तो फिर जो भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट शब्द है उन शब्दों को मैंने परिभाषित भी किया है, और साथ ही जो टॉपिक है उस टॉपिक से इम्पोर्टेंट लाइन को भी निकाला है। तो जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़रूरी है। तो एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला है कि ऐसा समझा जाता है कि 56 लाख वर्ष पर पहले पृथ्वी पर ऐसा प्राणी का उद्भव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकें। मतलब कहा जा रहा है कि आप लोगों को पता है कि लगभग 240 वर्ष पूर्व 240 लाख वर्ष पूर्व ही इंसान की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन जो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व ऐसा परिवर्तन हुआ उन प्राणियों में जिनको हम लोग मानव कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आप लोगों का कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति 1,60,000 वर्ष पूर्व हुई। आधुनिक मानव की उत्पत्ति मतलब जो कि लगभग 2 पैरों पर खड़ा हो सकते थे या तो फिर अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते थे। तो उस प्रकार का मानव जो था उसका उत्पत्ति लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है आप लोगों का कि नियंडर घाटी जो जर्मनी के डसेल्फोर्ड नगर के पास स्थित है, जहां की खुदाई में पुरातत्वविदों को प्राचीन मानव की खोपड़ी और अस्थिपिंजर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। नियंडर स्थल जो है या नियंडर घाटी बोल सकते हैं, वो जर्मनी में स्थित है। और जर्मनी के एक जगह है डसेल्फोर्ड नगर। ठीक है, डसेल्फोर्ड नगर का जब खुदाई हो रहा था तो खुदाई में पुरातत्वविदों को बहुत सारे प्राचीन मानव की खोपड़ी और अस्थि पिंजर प्राप्त हुआ। चलिए, इसमें आप लोगों का एक शब्द आया जो कि आप लोगों का पुरातत्वविदों, मतलब पुरातत्वविद किसको कहा जाता है? तो पुरातत्वविद कहा जाता है वैसे लोगों को जो क्या करते हैं कि पुरानी वस्तु का खोज करते हैं, और यदि ज़मीन के अंदर यदि वो मिलती है तो उसका खुदाई भी करवाते हैं। मतलब खुदाई खुद नहीं करते हैं, वो खुदाई लोगों से करवाते हैं, या कभी कभार क्या होता है जब खुदाई छोटी मात्रा में करना होता है तो वो लोग खुद भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि खुदाई बड़े सावधानी से करना होता है ताकि उसके अंदर जो भी ज़रूरी अवशेष हो वो नष्ट ना हो जाए। इसी के कारण कभी कभार वे लोग खुदाई खुद भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्ल फुडरोड, जिसका जन्म 31 दिसंबर 803 को जर्मनी में हुआ। वो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ मतलब इतिहासकार थे, जिसे नियंडर घाटी में मिले खोपड़ी का अध्ययन करने के लिए खोपड़ी सौंपा गया। जब नियंडर स्थल में जो खोपड़ी मिला, आप लोगों ने अभी देखा कि ये खोपड़ी और जो अस्थि पिंजर मिला, तो सबसे पहले उस खोपड़ी को तो इनके पास भेजा गया, कार्ल फुलरेड के पास। ठीक है, और कार्ल फुलरेड ने क्या किया कि उस खोपड़ी का सबसे पहले अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उस खोपड़ी को वान विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर हारमन शाफहोसेन, ठीक है, प्रोफेसर हारमन शाफहोसेन के पास भेज दिया, मतलब अध्ययन करने के लिए भेजा। उसके बाद क्या हुआ कि अध्ययन करने के लिए भेजा, लोगों ने उस हड्डी को भी देखा, उस खोपड़ी को भी देखा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुरातत्वविद थे या बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बात पर मानने पर इनकार कर दिया कि वह हड्डी इंसान की ही है या वो खोपड़ी जो है इंसान की है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो खोपड़ी मिल रही है इंसान की, या जैसे कि मस्तिष्क हम लोगों को दिखाई देता है या खोपड़ी दिखाई देता है, उसकी तुलना में वो बहुत अलग था, और इसी के कारण बहुत सारे जो विद्वान थे वो मानने पर इनकार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई, जिसके लेखक चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था कि उस पुस्तक में बताया था कि जो खोपड़ी मिला है
वो खोपड़ी असल में इंसान की ही है, लेकिन क्या था कि समय परिवर्तन के साथ हमारे खोपड़ी में विकास हुआ है और वो पहले की तुलना में अभी परिवर्तन हो गया है। ठीक है, आप लोग चार्ल्स डार्विन को तो पहचानते ही होंगे, इसी के कारण मैंने चार्ल्स डार्विन के बारे में भी कुछ यहाँ जानकारी दी है। उसके बाद लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, 360 लाख वर्ष पूर्व एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राइमेट श्रेणी का उद्भव हुआ। स्तनपायी प्राइमेट, स्तनपायी का मतलब होता है कि वैसे जंतु या वैसे जानवर जो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है स्तनपायी। या तो फिर सिंपल सी बात है कि वैसे जंतु हम लोग कह सकते हैं जिनमें स्तन पाया जाता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो है आप लोगों का लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह का उत्पन्न हुआ जिसे होमोनॉइड कहते हैं। ठीक है, अभी अभी आप लोगों ने देखा है कि प्राइमेट श्रेणी का उद्भव हुआ, और प्राइमेट श्रेणी का उद्भव होने के बाद 240 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ, उसी श्रेणी में से एक उपसमूह निकला जिसको कहा गया होमिनॉइड। ठीक है, होमिनॉइड। और ये क्या था, इसमें वानर जैसे उपसमूह जो है वो शामिल है। जैसे कि आप लोग अफ्रीकी वानर को देखिएगा, अफ्रीकी वानर आप लोगों को जिस प्रकार दिखाई देगा, इंसान भी लगभग बहुत साल पहले 240 लाख वर्ष पूर्व जो था, इंसान भी कुछ उसी प्रकार हुआ करता था। होमोनॉइड वर्ग होमिनिड वर्ग जो है होमोनॉइड उपसमूह से विकसित हुआ। होमोनिडो का मस्तिष्क होमिनिडो की तुलना में बड़ा था। मतलब समझ में, मतलब ये है कि आप लोगों का कि होमिनोइड जो था उसका मस्तिष्क का आकार जो था वो छोटा था, जबकि होमिनिड का जो मस्तिष्क का आकार था वो बड़ा था। साथ ही क्या कर सकता था, वे लोग दो पैरों से खड़ा हो सकते थे तथा हाथ की आकृति अलग अलग होने के कारण हथियार भी बना सकता था, या कह सकते हैं हाथ का इस्तेमाल कर सकता था अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर आप लोगों का जो होमिनोइड के बारे में दिया गया, होमिनोइड जिसका मस्तिष्क होमिनिडो की तुलना में छोटा था। ठीक है, वे 4 पैरों से चलते थे तथा शरीर का अगला हिस्सा लचकदार होता था। जो होमिनोइड होता था उसका मस्तिष्क जो था होमिनिडो की तुलना में छोटा होता था, और वे लोग 4 पैरों से चलते थे तथा शरीर का अगला हिस्सा लचकदार होता था। ठीक है, होमिनिडो का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। इसके लिए 2 साक्ष्य मिले हैं। हम लोग को अभी पता है कि होमिनिड जो है उसका जो विकास हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका 2 साक्ष्य भी मिला है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि सही में, जैसे कि पहला अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडो से बहुत गहराई से जुड़ा है। मतलब जैसे कि आप लोगों को कुछ समय पहले या बताया, कुछ लाइन पहले ही, कि अफ्रीका में पाए जाने वाले जो वानर है वो हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, जिससे हम लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ्रीकी वानर से ही इंसान की उत्पत्ति हुई है। दूसरे सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रोपिथिक्स वंश के हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए गए, जो कि 56 लाख वर्ष पुराना है, जबकि अफ्रीका के बाहर पाए जाने वाले जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पूरा होमिनिड जो है, होमिनिड का जो उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका से ही हुई है, क्योंकि यहाँ पर 2 साक्ष्य मिल रहा है। सबसे पहला तो वहाँ का जो बंदर है, बंदर के साथ हमारे अभी का जो आधुनिक मानव है उसके साथ, और साथ ही सबसे पुराना जो हड्डी भी मिला है 56 लाख वर्ष पुराना, वो भी अफ्रीका में ही पाया गया। लेकिन अफ्रीका के बाहर जितने भी पाए गए हैं वो सारे के सारे लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व है। ठीक है, मतलब 18 लाख वर्ष पुराना है। तो इसका अर्थ यही ना होगा कि जो सबसे पुराना पाया गया वहीं पर उत्पत्ति हो सकती है। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है होमिनिड होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल है। मतलब होमिनिडेई में मनुष्य का जितना भी प्रकार है, ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा, मस्तिष्क का आकार जैसे भी हो, वो सारा का सारा इसमें शामिल है। उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें और भी कुछ दिया गया है, जैसे कि
होमिनिड समूह की विशेषता, मस्तिष्क का बड़ा आकार। होमिनिड में क्या था, इसका विशेषता के बारे में आप लोगों को दिया गया है कि इसका मस्तिष्क का आकार जो होता था बड़ा होता था। पैर के बल सीधे खड़े होने की क्षमता था, मतलब सीधे दो पैरों से खड़े हो सकते थे। दो पैरों के बल चल सकता था। हाथ की विशेष क्षमता जिससे वो औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिड का ये विशेषता है कि वे लोग दो पैरों से चल सकता था, उसके बाद फिर दो पैरों से सीधे खड़े हो सकता था, हाथ का इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, ऐसा बहुत सारा ये था। उसके बाद जैसे कि आप लोगों का नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता था, जबड़ा अधिक भारी होते थे और दांत भी ज़्यादा बड़े होते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में आप लोगों को क्या दिया है, मस्तिष्क का आकार सबसे पहले बड़ा होता था। दूसरा, जबड़े का आकार भारी होता था, मतलब जबड़े का आकार भी बड़ा बोल सकते हैं। दांत भी जो था वो बड़ा होता था। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है प्रजातियों को वैज्ञानिक द्वारा दो जो नाम दिए हैं वे सभी लातीन और यूनानी भाषाओं के शब्दों से बने हैं। लातीन मतलब लैटिन का में बोले जाने वाले भाषा और यूनान में बोले जाने वाले भाषा जो है उन दोनों शब्दों के, उन दोनों भाषाओं के मेल से बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो है नाम लातीन भाषा से के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा शब्द पिथिक्स जिसका मतलब होता है वानर, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि है आप लोगों का ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ओल्डुआई गोर्ज की खोज 17 जुलाई 1959 को हुई। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की खोज सबसे पहले हुई ओल्डुआई गोर्ज में। कब, तो 1959 में हुई थी। जिसका खोजने वाला एक तितली संग्राहक थे। तितली संग्राहक थे मतलब तितली को संग्रह करते थे। परंतु की गई शोध मेरी और लुइस लीकी द्वारा 40 वर्षों तक किया गया। लेकिन जब हड्डी मिली तो हड्डी मिलने के पश्चात क्या हुआ कि उसका खोज दो लेडी द्वारा किया गया, एक था मेरी और दूसरा था लुइस लीकी। इन दोनों के द्वारा 40 वर्षों तक किया गया था खोज इसका। ठीक है, मतलब उस पर शोध किया गया था, 40 वर्षों तक उस पर रिसर्च किया गया। उसके बाद जैसे कि होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुआई गोर्ज से प्राप्त हुआ। ठीक है, इन दोनों जगह से प्राप्त हुआ था होमो हैबिलिस का साक्ष्य। उसके बाद होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप में पाए गए हैं। होमो इरेक्टस जो था वो प्राचीनतम, उनका प्राचीनतम जीवाश्म जो था वो अफ्रीका में और एशिया दोनों महाद्वीप में ही पाया गया है। ठीक है, और भी आप लोगों को बताएंगे जैसे कि इसी में आप लोगों का जो रामापिथिक्स आएगा। ठीक है, रामापिथिक्स इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, एक एक करके सब कवर करेंगे। उसके बाद जीवाश्म का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। जीवाश्म का नामकरण उन स्थान के आधार पर किया जाता है जहां विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले हैं। ठीक है, जैसे कि कोई जगह है, जैसे कि एक यहाँ पर जर्मनी में एक शहर है हाइडेलबर्ग। ठीक है, तो हाइडेलबर्ग में पाया गया जो जीवाश्म था उनको होमो हाइडेलबर्गेसिस कहा गया, मतलब हाइडेलबर्ग में पाया गया, इसी के कारण उस जगह के अनुसार इसका नामकरण कुछ इस प्रकार किया गया। जबकि निएंडर घाटी में जो पाया गया था उस जीवाश्म को होमो निएंडरस्थैलिस कहा गया। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जिस जगह पर कोई पाया जाता है, मतलब कोई जंतु पाया जाता है, उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों का है मानव विस्तार मॉडल, तो मानव विस्तार मॉडल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन ये सारा का सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, और यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और इस चैप्टर को मैं आज ही ख़त्म कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, वैसे तबीयत थोड़ा सा ख़राब है जिसके कारण मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को लाइव कहा था कि मैं लाइव पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के कारण लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का लॉकडाउन में भी पढ़ाई हो सके। थैंक यू।